नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम अपनी पॉलिटी की क्लासेस में संघीय कार्यपालिका को पढ़ रहे थे और उसमें राष्ट्रपति महोदय को हम पढ़े थे, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित एक पार्ट हमने देखा था, जिसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं, उनका चुनाव कैसे होगा, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सभी हम पार्ट 1 में देखे थे। आज पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति महोदय के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, इस सब को हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, अगर उनको हम डिवाइडेशन करें, कैटेगरी में बांटें, तो 8 प्रकार की शक्तियां हमें दिखाई देती हैं। ये जो बंटवारा है कोई संवैधानिक नहीं है, ये हम पढ़ने की दृष्टि से बांटते हैं कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा। जिसमें पहली कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, न्यायिक शक्ति और विवेकाधीन शक्ति, इन सब को हमें पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अपना राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति हैं, कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद यानी कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा और वो राष्ट्र का प्रधान होगा। उसी के अनुसार अनुच्छेद 53 जो है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में क्या है, निहित करता है कि राष्ट्रपति में ही कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी और उनका वो प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो इसी के अनुसार एक अनुच्छेद 77 भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्य, जो भारत सरकार है उसके द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे, कार्यपालिका के कृत्य जो होंगे, जो कार्य होंगे, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय के नाम से किए जाएंगे और सरकार के सभी निर्णय उनके निर्णय माने जाएंगे और सरकार जो भी डिसीजन लेती है वो सभी ये माना जाता है कि राष्ट्रपति महोदय के डिसीजन हैं। तो अनुच्छेद 77 भी क्या है, इस बात की पुष्टि करता है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है और वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करेगा। अगर उसके अधीनस्थ कोई भी डिसीजन लेंगे तो ये माना जाएगा कि वो राष्ट्रपति का डिसीजन है, ठीक है ना। अनुच्छेद 78 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी लगातार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। ये 78 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना वो प्राप्त करना चाहे तो वो क्या है, मांग सकते हैं। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह, यहाँ राष्ट्रपति लग गया है, यहाँ आएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी सभी सूचनाएं उपलब्ध कराए। तो अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताता है कि उसका कर्तव्य है कि वो मंत्रिपरिषद ने जो डिसीजन लिया है वो और शासन के संबंध में जो भी निर्णय लिए गए हैं उन सब की सूचना राष्ट्रपति महोदय को दें। तो राष्ट्रपति महोदय एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जितने भी कार्य किए जाएंगे वो उसकी इच्छा मानी जाएगी और उसके नाम से होंगे और उन सभी कार्यों का ब्यौरा क्या है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को देना चाहिए। ये कर्तव्य है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, जितने भी अनुच्छेद मैं यहाँ लिखता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो या तो पेपर में आए होते हैं या आने की संभावना होती है, तो इन अनुच्छेद को कृपया ना छोड़ें आप। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के अनुसार होता है, जिसमें प्रधानमंत्री भी होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी मानी गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत है
या मंत्रिपरिषद की जो है व्याख्या या मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग, तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या है इसका गठन करेगा, और अनुच्छेद 75 में उनकी नियुक्ति है मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद की, कि प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होगा, अन्य मंत्रियों को कैसे नियुक्त किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग करने के लिए सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, और मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के अनुसार होता है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के बाद ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्यकारी होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है, इसको बदला गया, और उसमें एक संशोधन किया गया कि वह केवल एक बार, राष्ट्रपति महोदय एक बार क्या है उनकी सलाह को वापस कर सकता है। किस लिए कि भैया कृपया करके पुनः विचार कर लें, एक बार इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार करने के बाद सेम सलाह दी, वही सलाह दी, तो उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, या फिर कोई संशोधित करके सलाह देते हैं तो उसके लिए क्या है, बाध्य होगा। तो पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह चाहे वो कैसी भी हो, चाहे तो वो समान हो या उसमें कोई संशोधन करके आया हो, तो वो राष्ट्रपति महोदय पर क्या है, बाध्यकारी है, राष्ट्रपति महोदय को उसको मानना ही पड़ेगा। अगला अनुच्छेद 77 का सब क्लॉज 3, इसको ऐसे लिखते हैं 77 का सब क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यवाही को सुविधापूर्ण संचालित करने के लिए मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा करते हैं और उनके बंटवारे के नियम बनाते हैं। यहाँ से आईएएस ने पूछा है कि मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा, नियम बनाना किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। कभी आप प्रधानमंत्री मत लिख देना, प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के बीच में जो विभागों का बंटवारा है वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, उनके नियम कौन बनाएगा, राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 74 भी आपको समझ में आया कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार होगा और उसका गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का क्या है, गठन की बात करता है। इस बात को ध्यान रखना। आपको ये बताना है, एक मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, ये आप मुझे बताइए। किस अनुच्छेद के तहत क्या है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन चलाने के लिए भी क्या है, उत्तरदायी है। तो भारत में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ राष्ट्रपति के नाम से ही क्या है, प्रशासन चलाया जाता है। तो इस तरीके से कार्यपालिका शक्ति क्या है, राष्ट्रपति प्रयोग कर रहा है अपनी। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की, मंत्री की, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, अन्य निर्वाचन आयुक्त की क्या है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। ये भी इसकी क्या है, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। संघ को इसके अलावा और भी नियुक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि इतनी ही करते हैं, और भी नियुक्तियां हैं। राष्ट्रपति को संघ के कुछ पदाधिकारियों को पदच्युत का मतलब यहां पर हटाने से है, पद से हटाने से संबंधित है, पदच्युत करने का अधिकार है। जैसे संघ के मंत्री जो उसने मंत्री बनाया उनको हटा सकता है, राज्यों के राज्यपाल इनको भी हटा सकता है, भारत के महान्यायवादी इनको भी हटा सकते हैं, और लोक सेवक जिन्हें हम आईएएस कहते हैं या फिर यूपीएससी के द्वारा जो लोक सेवा की परीक्षा के माध्यम से चुन के आते हैं,
उन व्यक्तियों को क्या है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति महोदय की इच्छा है तब तक ही वो कार्य करेंगे, अन्यथा राष्ट्रपति को वो पावर है, कार्यकारी शक्ति है कि वो इनको क्या है हटा सकते हैं। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि वो इनको हटा सकते हैं। अगला, राष्ट्रपति महोदय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों के विषय में क्या है नियम बना सकते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, वो हटाए राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही जाते हैं, लेकिन उन्हें हटाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या है जांच करते हैं। तो इस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष क्या है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते, बल्कि क्या है वो एक ऐसे हैं कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देता है, उसके बाद उन्हें हटाने की अलग प्रक्रिया है। जिन व्यक्तियों को राष्ट्रपति नियुक्त कर दे और जब चाहे अपनी मर्जी से हटा दे तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जैसे कौन कौन? संघ के मंत्री, राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, लोक सेवक, है ना। आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, ये बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब कई राज्यों के मध्य क्या है एक परिषद का निर्माण किया जाए। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही क्या है गठित की जाएगी। तो अंतर्राज्यीय परिषद का है क्या है राष्ट्रपति महोदय ही गठित करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि कार्यकारी शक्ति में राष्ट्रपति महोदय की ये शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे, विधायी शक्तियां, ऐसी शक्तियां जिनके माध्यम से विधि बनाई जा सके। आपको पता है कि संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के साइन के बगैर कोई भी क्या है विधि नहीं बन सकती। इसलिए विधायी शक्तियों में एक महत्वपूर्ण क्या है पद है ये राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों से मिलकर क्या है संसद बनती है। राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से, तीनों से मिलकर क्या है संसद का निर्माण होता है। अतः जो संसद विधि बनाएगी उसमें क्या है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः विधि बनाने में क्या है एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है ये, और महत्वपूर्ण ही नहीं अंतिम है। अगर इसके साइन हुए तभी क्या है कोई विधि बनेगी, अन्यथा नहीं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति ये कहता है कि संसद का जो अधिवेशन है, मीटिंग है, वो कब होगी। सत्र का अवसान करता है, मतलब जो मीटिंग है जिस सत्र में चल रही है उसकी क्या है अवसान करना, मतलब उसको हटा देना या सत्र को यह खत्म कर देना। जैसे मान लीजिए 25 दिन के लिए मीटिंग हुई, 25वें दिन के बाद क्या है सत्रावसान किया जाता है। सत्र का अवसान यानी सत्र को क्या है विघटित कर दिया गया है। संसद के एक सत्र के अंतिम बैठक, जो सत्र की जो अंतिम बैठक है और आगामी बैठक यानी जो पहली बैठक है, उन दोनों के बीच क्या है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रपति क्या है 6 माह के अंदर क्या है संसद की अधिवेशन को बुलाता है, संसद की बैठक को बुलाता है। इसीलिए राष्ट्रपति क्या है 1 वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकों को क्या है बुलाते हैं। इस तरीके से संसद में अभिन्न अंग हैं राष्ट्रपति महोदय, जो संसद के अधिवेशन को बुलाते हैं, उनके सत्रों का अवसान करते हैं। अब सवाल है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, संसद बहुत अच्छे से पढ़ाई है। जिसने नहीं पढ़ी हो संसद वाला चैप्टर, कृपया करके पुरानी वीडियो देख लें। संसद के बाद में अधिवेशन को बुलाना, अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना और स्थगन करना, ये 3 कार्य होते हैं। जो सत्रावसान है और अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और जो स्थगन का कार्य है वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष ये करते हैं।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सत्र का स्थगन कौन करता है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्य। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ संसद वाले चैप्टर में, तो ये समझ में आया। आगे चलते हैं विधायी शक्तियों में। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्तावसान करते हैं, ये बात सही है। लोकसभा को उसके समय से पूर्व भी क्या है वो भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 कहता है क्या कि लोकसभा को विघटित करने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या है सलाह लेता है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अभी चुनाव भी खत्म हुए हैं, लोकसभा का विघटन होना है, उसके बाद नई लोकसभा का क्या है कार्यकाल चालू होगा। तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान। अनुच्छेद 87 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, जैसे अभी 2024 में आम चुनाव हुआ, इसके पश्चात जब भी लोकसभा गठित हो जाएगी तो उसकी पहली बैठक, आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र, सत्र का मतलब बैठक कोई समझिए आप, तथा प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र, ऐसे समझिए कि नई लोकसभा बीच में भी गठित हो सकती है, कहीं भी, मान लीजिए जून में हो रही है इस समय, तो उस जून का जो पहला होगा उसमें नई है इसलिए। उसके अलावा जो हमारा सत्र चलता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, उसके उस वर्ष का प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक क्यों बुलाता है? उनको संबोधित करता है, उनको कहता है कि भैया अब साल का पहला सत्र है, आप अच्छे से कार्य करना, सरकार की ये मंशा है, ऐसी विधियां वो बनाना चाहती है, और आप क्या है कार्यपालिका पे भी कंट्रोल करना है। संबोधित करता है और वह कार्यक्रम क्या है, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार की नीतियां क्या हैं, उनके लिए क्या है एक भाषण देता है। बहुत महत्वपूर्ण, आपको ये पता है लेकिन अनुच्छेद नहीं पता होगा। अनुच्छेद 87 में क्या है राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण है, और अभिभाषण वो कब देता है? जब नई लोकसभा गठित हो, उस समय जो सत्र चले तब, या फिर प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र होता है उस समय। तो अभिभाषण क्या है अनुच्छेद 87 के अनुसार दिया जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर यदि संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो क्या है ऐसे विधेयक को पास करने के लिए, यहां देखिए साधारण विधेयक लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसको हम संयुक्त बैठक भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा। संयुक्त बैठक बुला सकता है, और ये संयुक्त बैठक 108 के अनुसार क्या है इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 118 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये प्रावधान है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्योंकि मैं इसको बहुत पहले अच्छे से पढ़ा चुका हूं आपको। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, जो राष्ट्रपति महोदय हैं राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को, जो 12 सदस्य होते हैं, उनको क्या है मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 में ये लिखा गया है। अच्छा, आंग्ल इंडियन को भी मनोनीत किया जाता था, आंग्ल भारतीयों को भी क्या है मनोनीत किया जाता था। कहाँ पर? लोकसभा में 2 मनोनीत होते थे, अब इनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। और ये मनोनयन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है ना। तो आंग्ल भारतीयों का क्या है मनोनयन समाप्त हो गया है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही, इसका मतलब अनुमति आवश्यक है, कानून बनते हैं। धन विधेयक को छोड़ दिया जाए और संविधान संशोधन विधेयक को अगर छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रपति संसद को अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए क्या है लौटा सकते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य जो विधेयक हैं उनको पुनर्विचार के लिए क्या है लौटा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है अपने आप में कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति महोदय वापस नहीं कर सकते, और राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही क्या है कोई भी विधेयक जो है
विधि बन सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे, अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है। अनुच्छेद 111 में क्या है, राष्ट्रपति महोदय को पावर दी गई है कि अगर कोई विधेयक दोनों सदनों ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति अनुमति के लिए क्या कर सकते हैं, वो अनुमति अपनी दे सकते हैं, अनुमति नहीं देंगे मना कर सकते हैं, या उसे क्या है पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। अनुमति नहीं दे सकते, इसमें क्या है, या तो वो वापस कर देंगे, साइन नहीं कर रहे मतलब उन्होंने नोट लिख दिया, नोट यानी नहीं देंगे, या फिर वो अपने पास भी रख सकते हैं। और जब पास रखते हैं तभी उनसे कहा जाता है कि भैया उन्होंने वीटो का प्रयोग कर लिया है। तो वीटो की शक्ति का भी प्रयोग क्या है, यहाँ से आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। यदि कोई पुनर्विचार के लिए वापस किया जाएगा विधेयक, अगर राष्ट्रपति महोदय ने पुनर्विचार के लिए क्या है वापस कर दिया मान लीजिए, तो वो विधेयक पुनः संशोधित होकर या फिर संशोधित रहित यानी संशोधन रहित यानी या तो संशोधित होकर आए या फिर बिना संशोधन के भी अगर आएगा तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए क्या है बाध्य हैं। इसलिए किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति महोदय जब वापस करेंगे तो एक बार क्या है वो वापस कर सकते हैं, उसके बाद अगर वो विधेयक आता है चाहे वो संशोधन के माध्यम से आए या संशोधन नहीं हो, सेम वैसा ही आ जाए, तो राष्ट्रपति महोदय उस पर क्या है बाध्य हैं कि वो अनुमति देंगे। आगे, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। यहाँ से जितने भी आपके कोचिंग संस्थान हैं बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आईएएस ने भी पूछा है, और आपको फिर क्या है कठिनतम क्वेश्चनों को आगे भेजते हैं कि भाई करके बताइए। तो ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जिन पर आवश्यक है वो आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 110 के तहत कोई धन विधेयक अगर है तो उस पर भी क्या है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन करने वाला कोई भी विधेयक है वो अनुच्छेद 3 जिसमें है वो सारे क्या है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किए जाएंगे। ऐसे विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित हैं, व्यय यहाँ पर खर्चे की बात हो रही है, व्यय करने से संबंधित हैं किंतु धन विधेयक का भाग नहीं थे और जो अनुच्छेद 170 के तहत आते हैं राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति आवश्यक है उनकी। ऐसे व्यय जो भारत की संचित निधि से होने हैं वो या तो धन विधेयक के पार्ट बन जाएंगे, अगर बाई चांस नहीं बनते हैं तो उनको अनुच्छेद 117 के तहत क्या है पास किया जाता है। तो ऐसे व्यय जो अनुच्छेद 117 में आते हैं लेकिन वो संचित निधि पे खर्चा है तो उसके लिए भी क्या है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक हो जहाँ पर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, कोई रेल परियोजना है, कोई हाईवे बनना है, कोई एक्सप्रेसवे बनना है, तो उसके अधिग्रहण से संबंधित जितने भी बिल होंगे वो उससे विधेयक जो होंगे वो क्या है उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। ऐसा विधेयक जो व्यापार की स्वतंत्रता को समाप्त करता हो, जो ये कहता हो कि भाई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति व्यापार जो है राजस्थान जाके नहीं करेगा, तो यहाँ पर स्वतंत्रता समाप्त हो रही है, चाहे वो राज्य के हों चाहे वो केंद्र सरकार के। ऐसे विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या है पेश किए जाएंगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 304 में ये व्यवस्था है, इस बात को आपको क्या है ध्यान रखना है। ऐसे विधेयक जो व्यापार को समाप्त करते हैं, व्यापार को क्या है स्वतंत्र होने की जो स्वतंत्रता है व्यापार की कि हम किसी भी राज्य में जाके कर सकते हैं, अगर कोई पाबंदी लगाते हैं तो ऐसे विधेयक तभी पेश किए जा सकते हैं जब उन पर राष्ट्रपति की अनुमति हो, ठीक है। कराधान से संबंधित कोई विधेयक मतलब अगर कोई टैक्सेशन से संबंधित है, टैक्स लगाना है या टैक्स से संबंधित कोई भी विधेयक है जिसमें राज्य का हित प्रभावित होता है, जिसमें राज्य प्रभावित हो रहे हों, अनुच्छेद 274 में ये लिखा हुआ है, तो भी वो सारे क्या है विधेयक राष्ट्रपति के लिए रखे जाएंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या है वो पेश होंगे। तो इस बात को भी आपको क्या है ध्यान रखना।
जीएसटी जो है ऐसे ही पेश किया गया था और राज्यों का हित प्रभावित था, तो इसलिए राज्यों से भी क्या है इसको पास कराने की बात कही गई थी और पास भी कराया गया था आधे से अधिक राज्यों से। तो इस तरीके से ये आप कह सकते हैं कि ये जो विधेयक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इन पर क्या है आवश्यक है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी क्या है एक विधायी शक्ति है, विधि बनती है। अनुच्छेद 123 बहुत महत्वपूर्ण। आज आपकी यहां से अगर ये 4 लाइनें पढ़ लेंगे अध्यादेश से संबंधित, आपका कोई भी क्वेश्चन क्या है गलत नहीं होगा। पहली बात देखिए, जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, यानी कि ना तो लोकसभा है और ना ही राज्यसभा है, सत्र में नहीं है, तब, या फिर एक सदन सत्र में ना हो या फिर एक कोई मान लो नहीं है, तब भी, क्योंकि विधि बनाने के लिए दोनों सत्रों का होना आवश्यक है, या तो दोनों नहीं है या एक भी नहीं है तो विधि नहीं बनाई जा सकती। तब राष्ट्रपति को यह आवश्यक हो जाए कि भैया राष्ट्र हित में, देश के हित में कानून की आवश्यकता है, वह अध्यादेश जारी कर सकता है, वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है और यह अध्यादेश का प्रभाव वैसा ही होगा जैसा किसी संसद के अधिनियम का होता है, संसद के किसी एक्ट का होता है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति महोदय एक आदेश जारी कर सकते हैं, आदेश के माध्यम से क्या एक विधि बना सकते हैं जब उन्हें लगे कि देश में आवश्यकता है और संसद जो है उपस्थित नहीं है विधि बनाने के लिए। तो अनुच्छेद 123 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, अगर उन्होंने देखा होगा तो अध्यादेश कई जारी हुए हैं। तो ये अध्यादेश क्या है एक आवश्यकता के अनुसार विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। जब सदन सत्र में आ जाए, जो अध्यादेश मान लीजिए जारी कर दिया गया, तो दोनों सत्र में जब आ जाएं तो उनके समक्ष क्या है रखा जाएगा अनुमोदन के लिए, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी। और यह 6 सप्ताह के अंदर क्या है पारित हो जाना चाहिए, दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। अब ये 6 सप्ताह कब से गिने जाएंगे? जब से सदन की बैठक प्रारंभ होगी। ठीक है, पास कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये अध्यादेश क्या है परिवर्तन में नहीं रहेगा, मतलब वो लागू नहीं रहेगा, वो हटा मान लिया जाएगा। यदि दोनों सदनों द्वारा इस अध्यादेश को अनुमति दे दी गई तो यह क्या है अधिनियम बन जाएगा, विधि बन जाएगी, और जैसे विधि लागू रहती है वैसे ही हमेशा के लिए लागू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को किस अनुच्छेद के तहत मिली है? अनुच्छेद 123 के तहत। तो ये आपको अच्छे से समझना है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से हम गलत कर देते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब राष्ट्रपति महोदय की एक शक्ति है क्षमादान की शक्ति, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अनुच्छेद 72 जो क्षमादान की शक्ति रखता है वो राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। ये शक्ति आप इतने अच्छे से अभी पढ़ लीजिए कि कोई भी सवाल आपका आगे आने वाली किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, और वो क्षमादान जो है निम्न प्रकार से अपना क्या है शक्ति का प्रयोग करेंगे। पहला, जब दंड सेना के माध्यम से, ये सेन लिख गया, सेना ने दिया हो, जब दंड क्या है सेना ने दिया हो, यानी सेना के न्यायालय के द्वारा दिया गया हो, ऐसी स्थिति में क्या है राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। जब दंड संघीय विधि यानी केंद्र सरकार की विधि के अनुसार दिया गया हो और उसके अनुसार क्या है विधि विरुद्ध कोई आपने कार्य किया है तो उसके लिए दिया गया हो, तब राष्ट्रपति क्या है क्षमा कर सकते हैं। यहाँ संघीय विषय है, इसका मतलब राज्य के विषय के लिए नहीं, पहली बात। दूसरी, जब दंड का आदेश मृत्युदंड हो, और ये मृत्युदंड फिर चाहे संघीय विधि के तहत हो या फिर राज्य विधि के तहत हो, दोनों को क्या है राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। अब यहाँ आप ये समझिए, जो मृत्यु दंड को छोड़कर संघीय विधि के जितने भी दंड हैं वो राष्ट्रपति माफ करेंगे।
ठीक है ना। और यहाँ पर मृत्युदंड चाहे वो राज्य का हो चाहे संघीय विधि का हो, उसको भी क्या है राष्ट्रपति माफ करेंगे। तो यहाँ पर राज्य नहीं था, राज्य का केवल कौन सा दंड है जो मृत्युदंड, अगर राष्ट्रपति महोदय क्या है उसको माफ कर सकते हैं अगर मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है बड़ी विस्तृत है। पहला वही सैन्य न्यायालय ने दिया हो तब भी, केंद्र सरकार की विधि के अधीन अगर तुमने कोई कृत्य किया है, विरुद्ध कोई काम किया तब, या फिर मृत्युदंड दिया गया हो वो राज्य के द्वारा दिया गया हो या केंद्र सरकार के द्वारा, वहां पर भी क्या है राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। उपरोक्त तीनों स्थितियों में राष्ट्रपति अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा का मतलब पूर्ण रूप से माफ, आप अब जाइए और घूमिए, आपको आज़ादी मिल गई, माफ कर दिया गया आपका दंड। या प्रविलंब कर सकते हैं, रोक सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, विराम लगा सकते हैं, रोकने के लिए कुछ कंडीशंस हैं उनका ध्यान रख सकते हैं, या फिर लघुकरण कर सकते हैं, क्या है दंड की मात्रा को कम कर सकते हैं। इन चीज़ों को अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनका क्या मतलब है। पहले आप बस ये ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 72 के तहत जब राष्ट्रपति महोदय क्षमादान की शक्ति प्राप्त है तो ये 3 विषयों पर है, इसको आपको ध्यान रखें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या राष्ट्रपति महोदय राज्य विधि के तहत किसी भी प्रकार का कोई दंड दिया गया हो उसे माफ़ कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, राष्ट्रपति महोदय केवल राज्य विधि के तहत अगर मृत्युदंड दिया गया है तो माफ़ कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी की पावर क्या है राज्यपाल को दी गई है। तो इस बात को भी क्या है आप ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दंड से क्षमा करना मतलब इसके तहत दंड क्या है पूर्णतः मुक्त किया जाता है, दंड से किसी व्यक्ति को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। प्रविलंबन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके तहत मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से क्या है निलंबित किया जाता है। जैसे लटकाना कहते हैं ना कि रोक दिया, थोड़ा सा क्या है प्रविलंब कर दिया, अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया कि अभी रुक जाओ, कंडीशन बनने दो। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें विधि के महत्व का प्रश्न हो या फिर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि अभी रोक लेना ज़्यादा उचित है तो क्या है उसको प्रविलंब किया जा सकता है, या फिर किसी दंड को अस्थायी रूप से क्या है निलंबित किया जाता है। मतलब वही कि उसको क्या है अस्थायी रूप से उस पर रोक लगी है, निलंबित हो गया है वो, तो प्रविलंब करते हैं। परिहार और लघुकरण ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों को आपको समझना है। लघु माने तो कम करना, अपने आप में ही पता चल रहा है कि लघुकरण क्या है कम करना, लेकिन कम ऐसा नहीं, ये भी हम बताएंगे कम क्या है। परिहार में भी कम है, यहाँ भी कम किया जाता है, लेकिन इसको ध्यान रखना है। इसके तहत दंड की प्रकृति को, प्रकृति मतलब नेचर, दंड के जो नेचर है उसमें परिवर्तन किए बिना, मतलब दंड का नेचर नहीं बदलता। आपको दंड अगर दिया गया है जिस स्थिति के अनुसार दिया जा रहा है वो स्थिति तो आपको अपनानी पड़ेगी, लेकिन दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे आपको 2 वर्ष का कठोर कारावास मिला, कठोर कारावास का मतलब कठोर कारावास में कुछ अलग से क्या है आपको घर मिलता है, कमरा मिलेगा जिसमें अंधेरा ज़्यादा रहेगा, खाने अभी वैसे मिले, मतलब कठोर कारावास का मतलब ये हो सकता है कि आपको बाहरी दुनिया से क्या है बिल्कुल अलग करते हुए कारावास में रखा गया हो। वैसे कठोर कारावास को कठोर कारावास में ही बदलेगा, यानी 1 वर्ष के कठोर कारावास में क्या है बदल दिया जाए तो हम कहेंगे परिहार हुआ है। इसमें हुआ क्या, यहाँ पर मात्रा कम हुई, 1 वर्ष से 2 वर्ष से दंड क्या है 1 वर्ष का हो गया, लेकिन पहले भी कठोर कारावास था और आज भी कठोर कारावास है। इसका मतलब प्रकृति में चेंज नहीं आया, दंड की प्रकृति में क्या है चेंज नहीं आया। तो वही परिहार है कि दंड तो कम हो लेकिन दंड की प्रकृति में क्या है चेंज नहीं आए, प्रकृति में चेंज ना आए, ऐसे ही दंड को रोकना या ऐसे दंड को करना क्या है राष्ट्रपति महोदय अगर करते हैं तो उसे परिहार कहा जाता है। तो दंड की प्रकृति में चेंज किए बिना, परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को जो चेंज करते हैं। लघुकरण में क्या है, लघु में ही कम हो रहा है, लेकिन दंड की प्रकृति, यहाँ पर दंड की जो नेचर है प्रकृति है उसमें परिवर्तन करते हुए
उसे कम करना। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास मिला था, उसको फिर क्या है 2 साल का साधारण कारावास क्या है बदल। यहाँ पर दंड देखो पहले 10 साल का था, अब 2 साल का हो गया। प्रकृति थी उसको कठोर कारावास देना था, लेकिन अब क्या है साधारण कारावास उसको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लघुकरण और परिहार दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन परिहार में दंड की प्रकृति क्या है चेंज नहीं होती और दंड को कम किया जाता है। लघुकरण में क्या है दंड की प्रकृति भी चेंज होती है और दंड को कम किया जाता है। इन चीज़ों को आप समझे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला विराम, ये एक विशेष परिस्थिति के लिए होता है। कोई विशेष परिस्थिति अगर आ जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। दंड के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जाए कि अभी दंड का क्रियान्वयन ही ना होगा, या फिर दंड की मात्रा को कम करना। जैसे गर्भवती महिला के मृत्यु दंड को साधारण कारावास में क्या है बदल दिया जाए। तो विराम किया जाएगा, रोक दी जाएगी कुछ समय के लिए, क्रियान्वयन पर ही रोक लगा दी, या फिर दंड की जो मात्रा है वो एक विशेष परिस्थिति में क्या है कम की जाएगी। जैसे मान लीजिए गर्भवती महिला है, उसको मृत्युदंड मिला है, तो क्या है उसके मृत्युदंड को क्या है रोका जा सकता है, या फिर उसको कारावास में मतलब उसके दंड को चेंज ही कर दिया जाएगा, दंड की मात्रा को ही क्या है कम कर दिया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात क्या है भाई, विराम समझे तो ये विशेष परिस्थिति का है। जैसे मान लीजिए या तो क्रियान्वयन पर रोक लग जाए, इसमें होगा क्या गर्भवती महिला के क्रियान्वयन पर रोक इसलिए लगी क्योंकि एक तो पेट में बच्चा है, 2 लोगों को क्या है एक साथ फांसी हो जाएगी, ये हमारा क्या है लॉ कहता नहीं। तो क्या है या तो क्रियान्वयन पर रोक लग जाएगी या दंड की मात्रा को कम कर दिया जाएगा, उसे साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, एक व्यक्ति है ए, इसने कोई कृत्य किया और कृत्य करने के बाद इसको सजा मिली, सजा इसको मिली, इसको मान लीजिए मृत्युदंड मिला या फिर इसको 15 साल का कठोर कारावास मिला। अब सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक ये जाके जा चुका और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है इसी सजा को क्या है अमल में लाने के लिए कहा। अब ये व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा तो ये क्या है विनय कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, विनती कर सकता है, ये इसका कोई अधिकार नहीं है। और राष्ट्रपति महोदय क्या है विवेक पर क्या है निर्भर हैं कि वो अपने विवेक के अनुसार चाहे तो उसकी सजा को माफ करें और चाहे तो नहीं। तो किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति उसको कम ही करेंगे, वो विनती कर सकता है, विनय कर सकता है। तो यही बात यहाँ है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया क्षमादान, क्या राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान की शक्ति है किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है या केवल अनुग्रह के आधार पर ही दिया जा सकता है। यह केवल क्या है अनुग्रह के, यह कोई व्यक्तिगत या मांग का अधिकार नहीं है कि भैया हमें कम ही करके दो, हमारी कम करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आपने समझी। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में क्या अंतर है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दंड 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो साधारण दंड और एक मृत्युदंड। जो साधारण दंड होगा केंद्र के सरकार के विधि के अनुसार होगा या राज्य सरकार की विधि के अनुसार होगा। तो केंद्र सरकार की जो विधि होगी उसमें राष्ट्रपति महोदय क्या है क्षमा करेंगे, और राज्य सरकार की विधि होगी तो उसमें राज्यपाल करेंगे। लेकिन अगर मृत्युदंड का मामला आता है तो केवल और केवल क्या है राष्ट्रपति महोदय ही इसको क्षमा कर सकते हैं। तो पहला, राष्ट्रपति सभी प्रकार के मृत्युदंडों के मामले में क्षमादान की शक्ति रखते हैं, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में क्या है क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, राष्ट्रपति महोदय सैन्य विधि के तहत कोई दंड दिया जाएगा उसे भी क्या है क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल को केवल ये शक्ति राज्यपाल को क्या है प्राप्त नहीं है। राज्यपाल केवल और केवल राज्य विधि के तहत कोई अगर दंड दिया जाएगा उसी को क्षमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की जो शक्ति है
न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं राष्ट्रपति महोदय भेदभाव कर रहे हों, किसी को क्षमा कर रहे हो, किसी को कह रहे हो कि नहीं इसको मृत्युदंड दे दो, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट है उसको देख सकता है कि राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग गलत तो नहीं कर रहे। इरुप्पु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में यह क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में क्या है, चेंज है। तो ये समझ में आपको आया, राष्ट्रपति राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच में अंतर भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। परामर्श का अधिकार, राष्ट्रपति महोदय परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 बहुत महत्वपूर्ण, 143 अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। लेकिन परामर्श जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से दो परिस्थितियों में हो सकता है। एक तो ऐसा कि जब भारत का संविधान बना था उससे पहले की कोई परिस्थिति आ जाए, उसके संबंध में कोई विधि के संबंध में कोई विचार हो। एक ऐसा जब मामला संविधान निर्माण के बाद हो और कोई विधिक महत्व हो या उसका सार्वजनिक महत्व हो, तो राष्ट्रपति क्या है, परामर्श मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति महोदय परामर्श तो मांग सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है? तो एक बात सुनिए, राष्ट्रपति महोदय अगर इसके संदर्भ में परामर्श मांगते हैं जब मामला संविधान के निर्माण से पूर्व विधि का हो, तो सुप्रीम कोर्ट को देना क्या है, कंपलसरी है, बाध्यकारी है। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या है, बाध्यकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति महोदय अगर मामला संविधान के निर्माण के बाद के समय में कोई परामर्श मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, बाध्यकारी नहीं है कि वो जो है डिसीजन दें। और राष्ट्रपति क्या है, दोनों ही परिस्थितियों में बाध्यकारी नहीं है कि वो डिसीजन को माने। मान लीजिए ये बाध्यकारी नहीं है, अगर इसने सलाह दे दी तो राष्ट्रपति चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने। तो इसको नीचे इसी भाषा को लिखा गया है, इसको समझिए। उपरोक्त परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा यदि सलाह मांगी जाती है तो पहली परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी है, बाध्य है उस पर कि वो अपनी सलाह देगा। लेकिन जबकि दूसरी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी नहीं है कि वो सलाह दे। तो इस बात को आप समझे। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, बाध्यकारी है, वो देगा, इसमें क्या है, बाध्यकारी नहीं है। दूसरी बात, उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी यहाँ पर है। यानी कि राष्ट्रपति जो है दोनों परिस्थितियों में सलाह अगर सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो उन्हें मानेगा ये नहीं। यदि वो चाहे तो सलाह को माने या ना चाहे तो सलाह ना माने, दोनों ही बातें क्या है उनके लिए हैं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आईएएस ने भी क्वेश्चन पूछा है। आप जब टेस्ट सीरीज देखोगे किसी की, चाहे वो विजन की हो, चाहे दृष्टि की हो, चाहे किसी अन्य संस्था की हो, यहाँ से इतने से ही क्वेश्चन बनाते हैं, हर बार क्वेश्चन रहता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। एक पेज में 4 लाइनें लिखी हैं, लेकिन आपके कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से समझ में आपको आए होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सामान्य नॉलेज रही होगी तो आपने पढ़ा होगा क्या कि बाध्यकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट भी, ना ही राष्ट्रपति। लेकिन एक परिस्थिति में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है बाध्यकारी है। इस चीज़ को आपको देखना होगा। आगे चलते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, पैसे की शक्तियाँ भी राष्ट्रपति महोदय को हैं। हाँ बिल्कुल हैं भैया। जितने भी विधेयक होते हैं, धन विधेयक, सब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होंगे। इसके अलावा क्या है, अनुच्छेद 112 बहुत महत्वपूर्ण, बजट नाम से आपने सुना ही होगा, बजट को आपने देखा ही होगा। अनुच्छेद 112 में क्या है, आय और व्यय का जो विवरण है उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है।
तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या है रखवाते हैं, पुटअप कराएंगे संसद के दोनों सदनों के समक्ष। ठीक, उनकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में क्या है प्रस्तावित नहीं की जा सकती। अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो धन विधेयक हो, चाहे वो वित्त विधेयक हो, चाहे अनुदान की मांगे हैं, उनकी पूर्व अनुमति क्या है उस पर आवश्यक है। वह भारत की आकस्मिक निधि, 3 प्रकार की निधि होती हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। तो तीनों प्रकार की निधियां, निधियां का मतलब फंड हैं ये। संचित निधि पर नियंत्रण रखती है संसद, लोक लेखा निधि पर लोक लेखा निधि होती है उस पर नियंत्रण रखती है सरकार, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। और इसके अलावा एक और निधि होती है आकस्मिक समय के लिए, तो उस पर नियंत्रण रखते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो वह भारत की आकस्मिक निधि का नियंत्रण करते हैं। आकस्मिक व्यय खर्चे के लिए धनराशि निर्गत करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। कोविड के समय, कोविड जब आया तो आकस्मिक निधि से क्या है पैसा निकाला गया था। तो ये क्या है एक ऐसा फंड है जो आकस्मिक समय में क्या है यूज कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। लेकिन जो पैसा खर्च हुआ है उस खर्च की बाद में परमिशन लेनी पड़ती है किससे, संसद से, बाद में, क्योंकि आकस्मिक समय पे तो ले नहीं सकते। उसके अलावा फिर संसद परमिशन देने के बाद आकस्मिक निधि में पैसा क्या है वापस डलवा देती है संचित निधि से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी आपको हो गया। अनुच्छेद 280 आपने सुना होगा, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 के अनुसार, ये मैंने पढ़ा दिया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए क्या है राष्ट्रपति इनसे क्या है सलाह भी मांगता है कि कैसे भारत की आर्थिक स्थिति क्या है अच्छी की जाए, कैसे जो है फाइनेंशियल जो है हम लोग सुदृढ़ हों, अच्छे हों। तो इसके लिए भी अनुच्छेद 280। आगे सैन्य शक्तियां, ये बहुत ही सामान्य शक्ति हैं। सैन्य शक्तियां का मतलब आपको पता ही है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, ये आपको खूब पता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रधान है, तो आपको आंसर आना चाहिए अनुच्छेद 53 का सब क्लॉज 3। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 53 के अनुसार, ठीक है ना। राजनीतिक शक्तियां बहुत होती हैं, राजनीतिक शक्तियां उसके पास। राष्ट्रपति भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख है, अनुच्छेद 53 संवैधानिक प्रमुख है, हमने तो पहले ही कहा था। अतः भारत के द्वारा जो भी वैदेशिक क्षेत्र में जितने भी कार्य किए जाएंगे, चाहे वो संबंध बनाए जाएं विदेशों से, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के माध्यम से ही क्या है वो किए जाएंगे। तो एक राजनीतिक शक्ति ये भी है। भारत का राष्ट्रपति अगर मान लीजिए हमारा कोई राजदूत है, उसकी नियुक्ति करेगा, जैसे हमें पाकिस्तान भेजना हो, चाइना भेजना हो, या किसी भी यूरोप के किसी देश में, अमेरिका में भेजना हो, कनाडा में, तो भारत के जितने भी राजनयिक होते हैं, राजदूत और एम्बेसडर की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो विदेशों से आने वाले राजदूत, ऐसा तो है ना, अमेरिका भी अपना एक राजदूत भेजेगा, ब्रिटेन भी भेजेगा, चाइना भी भेजेगा। तो जो राजदूत आएंगे वो अपना एक प्रपत्र जो है किसको देंगे, राष्ट्रपति महोदय को देंगे। तो विदेशों से आने वाले राजदूत या कूटनीतिक प्रतिनिधि क्या है अपना प्रमाण पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति महोदय उनका क्या है प्रमाण स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से जो राजनीतिक शक्तियां विदेशों में हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। अगला, विदेशों में की जाने वाली संधि समझौते सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन बाद में इन समझौतों को, जो संधियों को हम लोग करके आ गए हैं, उनको हमें क्या है संसद में पास कराना होता है। जो समझौते होंगे इन्हें संसद में क्या है सहमति के लिए आवश्यक रखना पड़ता है, सहमति के लिए रखना जरूरी होता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां भी आपको समझ में आई होंगी। आपातकालीन शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन
पूछा गया है। आपातकालीन शक्तियों पर हम अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी संक्षेप में समझते हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाग 18 में आपातकालीन शक्तियाँ किस भाग में है? भाग 18। 18 को आपको ऐसे भी लिख देगा वो, है ना, इसका पता है 10 होता है, ये 5, 6, 7, 8 ऐसे भी लिखेगा। तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक के हैं। आपातकालीन प्रावधानों का क्या है? वर्णन है। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं और ये 3 प्रकार की हैं। पहली है अनुच्छेद 352 के अनुसार, अगर मान लीजिए आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अनुसार, तो इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछा गया है। इसके तहत राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यहाँ सफल लिख गया है, गलत है, अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन क्या है? लगाया जाता है वहाँ पर। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 360 अपने आप में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, वित्तीय आपातकाल लगता है। जब वित्त की कमी हो जाए तो ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत क्या है? वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति महोदय लगा सकते हैं। आगे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो होती है, जो अनुच्छेद 352 के तहत है, उसके 3 आधार हैं। पहला है युद्ध, ये अगर भारत का किसी से युद्ध हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। बाह्य आक्रमण, अगर किसी देश ने हम पे आक्रमण कर दिया अचानक, तो ऐसी स्थिति में क्या है? लगाया जा सकता है। या फिर भारत की सीमा के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, भारत के लोग ही आपस में क्या है? शस्त्र लेकर विद्रोह करने लगे, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 3 आधार आपको। जो ये तीसरा आधार है, ये पहले कुछ और था। मूल संविधान में जब भारत का संविधान बनाया गया था, यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यहाँ पे लिखा हुआ था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर भी क्या है? राष्ट्रपति शासन लग जाता था। और भारत के एक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस शब्द का बड़ा प्रयोग किया और भारत में क्या है? आपातकाल लगा दिया। कई नेताओं को क्या है? जेल में डाल दिया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि भैया आंतरिक अशांति के आधार पर जो है नहीं लगना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है जिसके आधार पर क्या है आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। और राष्ट्रपति क्या करते हैं फिर? आंतरिक अशांति के आधार पर क्या है? इसको हटा दिया गया, आंतरिक अशांति को समाप्त किया गया और वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह लगा दिया गया कि भैया अगर भारत के लोग आपस में शस्त्र उठाकर अगर विद्रोह करने लगें तो ऐसी स्थिति में तो आप क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। तो इसको ही क्या है? आधार माना गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको सशस्त्र विद्रोह जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया। इससे पहले क्या है? यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द क्या है? प्रयोग होता था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये पेपर में लगातार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है या जो भी मैं पॉलिटी आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका बेसिक सीधा सा मतलब है कि आपकी परीक्षा में कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए और आपको जो है इतनी नॉलेज हो कि आप किसी को समझा सको कि हाँ भाई इतना हमें जो है बहुत अच्छे से आता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 78 मैंने आपको बताया ही था, ये कर्तव्य है किनका? प्रधानमंत्री जी का। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कार्यपालिका एवं प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि यदि राष्ट्रपति कोई भी जानकारी मांगे, कौन सी? कार्यपालिका की और प्रशासन की, तो वो उनको क्या है? उपलब्ध कराए। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि ये पूछा गया है, यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाए और सत्ताधारी पार्टी अपना नया नेता चुनने में असमर्थ हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या है? ये यहाँ एक स्लाइड आपकी छूट गई है,
इसीलिए ये गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के बाद हमें ये पढ़ना है कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी हैं, मतलब ऐसी स्थिति कहाँ है जहाँ पर राष्ट्रपति महोदय विवेक का प्रयोग करते हैं। हमसे अभी कहा गया कि अनुच्छेद 74 में वो मंत्री परिषद की सलाह पर क्या है कार्य करेंगे, और यहाँ तक भी जो मंत्री परिषद की सलाह होगी उसको मानने के लिए वो बाध्यकारी हैं, केवल एक बार क्या है वापस कर सकते हैं। क्षमादान की शक्ति को भी क्या है मंत्री परिषद के अनुसार करेंगे। तो संविधान में राष्ट्रपति महोदय को कुछ विवेकाधीन शक्तियां जिनमें वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकें ऐसी शक्तियां दी हैं, और ये शक्तियां डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं देंगी, ये आपको क्या है निकलती हैं, एक्सक्लूड होती हैं, वहां से निकलती हुई दिखाई होंगी। पहली देखिए, संविधान में राष्ट्रपति की स्पष्ट रूप से विवेकाधीन शक्तियां नहीं दी गई हैं, परंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार क्या है कई मामलों में विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। आज की स्थिति देख लीजिए, 4 जून को रिजल्ट आने के बाद किसी भी सरकार का स्पष्ट बहुमत नहीं है। अब राष्ट्रपति महोदय को क्या है विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, वो क्या कर सकता है ये देखिए। तो पहला, जब लोकसभा में चुनाव के बाद यह स्पष्ट बहुमत ना हो, तो यही हुआ है 4 जून को जो चुनाव हुए हैं, राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां यहीं से निकलती है कि स्पष्ट बहुमत ना हो और त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति हो, मतलब 3-4 पार्टियां क्या है एक साथ जो है बराबर की स्थिति से आ जाए, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अब राष्ट्रपति महोदय का क्या है विवेक है कि वो एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहें कि आप आइए सरकार बनाइए, या फिर इंडिया गठबंधन के जो मुख्य बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे कहें। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को क्या है विवेक के अनुसार काम करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया एनडीए सबसे बड़ी पार्टी थी उसको क्यों नहीं बुलाया। राष्ट्रपति का विवेक है कि वो किसी को भी कह सकता है कि आप जो है अपना बहुमत सिद्ध करिए, आप अपनी सरकार बनाइए। तो ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति को पास यहाँ पर विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय इन चीज़ों को बचने के लिए क्या है सामान्यतः कोशिश ये करते हैं कि जो सबसे बड़ा दल है जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं उससे ही कहते हैं कि आप पहले क्या है सरकार बनाने के लिए आइए। अगर वो मना करते हैं तब वो किसी दूसरे को कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, सामान्यतः है जो परंपरा के अनुसार चला आ रहा है, सामान्यतः सबसे बड़े दल को ही आमंत्रित किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ जो हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण शक्ति जो आपको आज दिखाई दे रही होगी, आज की वीडियो आप पढ़ेंगे 5 जून 6 जून मान लीजिए, तो आपको ये स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि किसी भी पार्टी का कोई बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या है स्वतंत्र हैं कि वो किसी को भी क्या है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अगला, सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, लोकसभा का विघटन करते हैं, किंतु यदि सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, यानी कि सरकार ने लोकसभा में ही क्या है अपना बहुमत खो दिया और उसके विरुद्ध क्या है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव किसी को नहीं पता है कैसे पारित होता है, तो संसद की वीडियो जरूर देख लेना। अगर उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए क्या है बाध्य नहीं है, क्योंकि भैया खुद ही मंत्री परिषद का विश्वास नहीं है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति क्यों माने इनकी बात। तो राष्ट्रपति फिर क्या है लोकसभा का विघटन अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार क्या है करेंगे। तो विवेक का वहाँ पर वो प्रयोग करेंगे। तो 2 जगह पर क्या है विवेक का प्रयोग किया। अगला जो 78 था, इसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दें। कब? जब राष्ट्रपति मांगे। तो राष्ट्रपति अपने विवेक से जब भी सूचनाएं मांगेगा प्रधानमंत्री को क्या है देनी होंगी। तो अनुच्छेद 78 में भी क्या है राष्ट्रपति महोदय अपने विवेक के अनुसार सूचना क्या है मांग सकते हैं, और इसके लिए उनको किसी भी नियम या किसी भी विवेक की आवश्यकता नहीं, अपने स्वयं के विवेक से क्या है वो ले सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था।
यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाए, मान लीजिए सरकार चल रही है और पार्टी का क्या है, मुखिया जो प्रधानमंत्री है वो उसका निधन हो जाए और सत्ताधारी पार्टी अपना नेता चुनने में क्या है, असमर्थ हो जाए, ऐसा हो सकता है भाई। अब पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का क्या है, निधन हो गया, पार्टी के जो अन्य सदस्य हैं वो अपना नेता चुनने में क्या है, असमर्थ हैं। कोई कह रहा है ये बनेगा, कोई कह रहा है ये बनेगा, सब लोग समर्थित नहीं हैं, सब लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय क्या है, अपने विवेक से काम करेंगे। अपने विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ये उनका विवेक है कि वो अब किस सत्ताधारी जो पार्टी है उसके किसी भी व्यक्ति को क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जैसे ही वो नियुक्त होगा तो उन्हें 6 माह के अंतर्गत, 6 माह नहीं, जब भी वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएंगे तो राष्ट्रपति उनको एक निश्चित समय देंगे कि इस समय के अंतर्गत क्या है, अपना बहुमत सिद्ध करिए, तभी आप जो है आगे बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति के पास क्या है, विवेकाधीन शक्तियां यहां पर भी निकल के आती हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए इसको, ये मेंस का टॉपिक भी है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन एक सब क्लोज में कहा गया है कि वो पुनर्विचार के लिए क्या है, भेज सकते हैं। जब भी राष्ट्रपति कोई भी सलाह पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो वो अपने विवेक से ही क्या है, उसको भेजते हैं। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति महोदय क्या है, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेजते हैं वो भी अपने विवेक से हैं। एक अनुच्छेद आपने 111 पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था कि विधेयकों पर अनुमति दे सकते हैं, अनुमति नहीं दे सकते। तो अनुमति नहीं देना भी क्या है, उनके विवेक पर निर्भर है, और अनुमति नहीं दे सकते तो अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, इसलिए हम क्या है, जेवी वीटो यानी पॉकेट वीटो भी उसको कहते हैं। अभी इसको भी देखें तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अनुच्छेद 111, यदि संसद द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय के समक्ष आएगा वो, और राष्ट्रपति महोदय अनुमति दे सकते हैं, अनुमति को रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने में अपने विवेक का क्या है, प्रयोग करते हैं। जब राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करें, मतलब वो क्या है, उस विधेयक को ना तो वापस करें ना उस पर साइन करें, तब वो अपने विवेक का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात विधेयक को अपने पास क्या है, वो रोक कर रख लेते हैं। और रोक कर रखने के लिए भी क्या है, उनके पास विवेक है कि वो जो है अपनी मर्जी से उसको रख रहे हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह आपने सुने होंगे, राष्ट्रपति महोदय ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का सबसे पहले प्रयोग किया था। उन्होंने बैंकिंग संबंधी एक बिल था उसको क्या है, अपने पॉकेट में रख लिया था, जिस पर ना तो अनुमति उन्होंने दी थी ना ही उसको वापस किया था, बल्कि अपने पास रख लिया था। तो ये भी क्या है, एक विवेक का प्रयोग वो कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे राष्ट्रपति महोदय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ परिस्थितियों में वो क्या है, एक रबर स्टैम्प की तरह आपको दिखाई देंगे कि वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में जो मैंने आपको पढ़ा है कि बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर वो क्या है, विवेक का प्रयोग करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, यानी कि राष्ट्रपति महोदय हैं, जिनका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए और उनके समय की विशिष्टताएं क्या थी। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार बने थे। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। तो पहले 4 का तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, पीसीएस में कभी भी सीक्वेंस क्या है, पूछ लिया जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, यहां तक आप देखेंगे तो इनकी विशेषता देखिए, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के क्या है, राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कि इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, ठीक है। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति महोदय का क्या है, कार्य किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से
जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति का भी कार्य किया, तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। ठीक। वीवी गिरी, बहुत महत्वपूर्ण, वीवी गिरी जो है भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मतगणना जब हो रही थी तो दूसरे चक्र की मतगणना में क्या है, इनको विजय मिली थी। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से क्या है चुनाव होता है, और उसकी मतगणना में क्या है प्रीफरेंस के आधार पर वोटिंग होती है। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया, उसमें जो प्रीफरेंस था, द्वितीय प्रीफरेंस के आधार पर क्या है इनकी मतगणना में इनकी जीत हुई थी। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। फखरुद्दीन अली अहमद कार्यकाल के दौरान मृत्यु, तो ये और ये, तो क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ये भी कोई बात नहीं। नीलम संजीव रेड्डी, ये आपको ध्यान रखना है, 9वें नंबर के थे। सीक्वेंस की बात की जाए तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। ज्ञानी जैल सिंह, अभी आपको मैंने बताया JVV2 का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। तो यहाँ से आर वेंकटरमन सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति बने। ऐसे कौन से राष्ट्रपति तो जिनकी राष्ट्रपति बनते समय सर्वाधिक आयु थी, तो आर वेंकटरमन सर्वाधिक आयु में क्या है राष्ट्रपति बने। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का, 4 PM प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल क्या है देखा था। तो 4 प्रधानमंत्रियों को देखने वाले भी राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। देखने का मतलब उनके कार्यकाल में इन्होंने काम किया था। डॉक्टर KR नारायण, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, महत्वपूर्ण पूछा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे, वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आपको पता ही है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रणब मुखर्जी, एक अपने आप में महान राष्ट्रपति के रूप में इनको भी देखा जाता है। रामनाथ कोविंद, द्वितीय दलित राष्ट्रपति। प्रथम कौन थे, डॉक्टर KR नारायण, तो रामनाथ कोविंद क्या है द्वितीय थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, 18वें नंबर पे सीक्वेंस में चले आए तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति एवं द्वितीय महिला, ये पूछा जा सकता है। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं ये। देखो, प्रथम दलित कौन थे, डॉक्टर KR नारायण, और रामनाथ कोविंद द्वितीय दलित, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं, आदिवासी हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं, द्वितीय महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति महोदय का चैप्टर हमने 2 पार्ट में पढ़ा। कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। इनकी हमने 2 क्लासेस पढ़ी हैं, आपको समझ में आई होंगी। अधिकतर मैंने सब चीज़ें कवर कर ली हैं। जिसको समझ ना आए कृपया करके 2 बार देख लें। ये वीडियो आपको मैं कह सकता हूं गारंटी से कि अगर राष्ट्रपति महोदय के बारे में अगर कोई जानकारी यहाँ से छूट जाती है तो आपके पेपर में क्या है आपको परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे क्या है आप जुड़ सकते हैं और आगे की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तब तक के लिए रखिए ख्याल, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।